चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था, और हमने साथ के साथ आपको ये भी बताया था इसके हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला जो पार्ट है आपका, वो बेसिकली जो पार्ट है आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग का था। विद मैंने आपको डेफिनेशन इसको एलेबोरेट करके समझाया था कि इक्वेशन किस तरीके से ड्राइव हुई है। ठीक है। इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन की बात आती है कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। मैं वापस से फटाफट से 1 मिनट के अंदर रिकैप करा रहा हूं कि मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने जब भी आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली 3 एलिमेंट पे डिपेंड है। कितने बेटा? 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड्स है। ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स में क्या क्या है वो हमने बात की थी। मैंने बोला पहला है कैपिटल, दूसरा है लायबिलिटी और तीसरा असेट्स, यानी कि इसके दो पहलू हैं। पहला पार्ट तो यहां तक का है, और सेकंड पार्ट आपका ये वाला है। यदि किसी एक पार्ट पर किसी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट आता है, यानी एक साइड पर, इसको मैं कह दूं लेफ्ट साइड कह दूं, इसको राइट साइड कह दूं, ठीक है ना। यदि आपकी लेफ्ट साइड पर किसी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इंपैक्ट आया तो डेफिनेटली उसका कोरस्पॉन्डिंगली इंपैक्ट आपका लेफ्ट साइड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि आपका कैपिटल या लायबिलिटी में से, कैपिटल या लायबिलिटी किसी एक पर भी इंपैक्ट आया तो उसका कोरस्पॉन्डिंगली इंपैक्ट आपका असेट्स पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बैलेंस शीट को कल हमने रीड करने की कोशिश की थी। कैपिटल खुद का पैसा, लायबिलिटी दूसरे का पैसा। मैंने या तो खुद का पैसा बिजनेस में लगाया होगा, या मैंने कहीं से उधार लेकर के पैसा लगाया होगा, कोई लायबिलिटी क्रिएट की होगी। इन दोनों का इंपैक्ट, इन दोनों से ही हम क्या करते हैं बेटा? असेट्स क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, असेट्स एक्वायर करते हैं, असेट जनरेट करते हैं। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि दोनों इंपैक्ट किसी में या किसी एक में या दोनों में यदि इंपैक्ट आ रहा है तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट आपका कोरस्पॉन्डिंगली असेट्स पर भी आएगा। या मैं ऐसा कहूं, यदि असेट्स के बैलेंस में कोई इंपैक्ट आया तो डेफिनेटली उसके इंपैक्ट की वजह से डेफिनेटली या तो लायबिलिटी या फिर आपके कैपिटल पर भी इंपैक्ट आएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसको थोड़ा सा हल्का सा और लेकर के चले तो ये इक्वेशन आपकी यहां तक भी जाएगी। यानी कि ये जो आपका है, इसकी जगह बेसिक में कहूं तो एनपी ले सकते हो, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है जो आपने प्रॉफिट कमाया है। ये खुद का पैसा जो लगाया था, ये पैसा कमा करके लगाया है, ये पैसा वो है जो उधार पर लिया है। टोटल आपका लगाया हुआ पैसा, ये आपका टोटल पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। इस पैसे को आपने इन्वेस्ट दो जगह किया होगा, बोलो हाँ है ना? ठीक है ना। तो मैं कह दूं सेल्स माइनस एक्सपेंसेज, ये आएगा नेट प्रॉफिट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और फर्दर आप इसको इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हो। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको लेकर के मैं आपको चला था। ठीक है। तो एक बात क्लियर है, यदि आपकी इनकम आती है तो आप क्या करोगे? कैपिटल में ऐड कर दोगे। इनकम आती है मेरे बच्चे, क्या कर दोगे? इनकम आ जाती है तो आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन है वो इनकम के रूप में है, तो वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगी। और खर्चा है तो वो आपका सिमिलर, यहां से वो आपका लेस हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? इसको माइंड में क्लिक कर लो, क्योंकि खर्चे और इनकम पर बार बार इफेक्ट आएगा इस चीज का। तो वो आपको दिमाग में रखना है कि खर्चे और इनकम दोनों ही, इनकम है तो कैपिटल में ऐड होगा और खर्चा है तो आपको डेफिनेटली वहां से लेस होगा। ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रख करके चलनी है। चलिए अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ठीक है। फिर मैंने आपको थोड़ा समझाया था कि असेट्स का मतलब है कंट्रोल एंड मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन है, तो असेट्स कहलाएगी। और यदि किसी की ऑब्लिगेशन है आपकी तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। ऑनर इक्विटी मतलब खुद का फंड है, तो खुद के लिए आप ना तो लायबिलिटी होगी आपकी, ना ही कोई आपका राइट क्रिएट होगा। ठीक है। ये चीज मैंने आपको इंडिविजुअल इसका इंपैक्ट दिखाया कि यदि कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको डुअल एस्पेक्ट जो कंसेप्ट है उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता है। एक साइड में इंपैक्ट आया तो सिमिलर उस पर दूसरी साइड पर भी उसका इंपैक्ट आएगा। क्योंकि बैलेंस शीट अल्टीमेटली क्या होता है, जो पैसा हमने लिया है, जो पैसा हमने लगाया है, उस पैसे का ही बाइफरकेशन हमारे असेट्स होती है। इसलिए बैलेंस शीट अल्टीमेटली क्या होती है बेटा? मैच करती है। ठीक है। अब मैं प्रेजेंटेशन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा बेटा? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मैं प्रेजेंटेशन में बात करूं तो बेसिकली आपस में यहां एक क्वेश्चन इस तरीके से बना के दूंगा। ठीक है। मैं यहां पर एक क्वेश्चन कुछ ऐसे बना के दूंगा। ये लोगे कैपिटल, या पहले असेट्स ले लो। असेट्स को भी मैं बाइफरकेट कर रहा हूं। असेट्स को भी मैं बाइफरकेट करूंगा। असेट्स को भी मैं बाइफरकेट करूंगा। और ये आपकी कैपिटल है प्लस लायबिलिटी है। ठीक है। तो या मैं इसको यहां से हटा दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। मैं लास्ट में लगा देता हूँ लाइन बस एक यहां पर।
ये आपका क्या है? मैचिंग। मैचिंग है आपका। ये आपकी असेट्स है, तो मैं असेट्स में क्या लूंगा बेटा? फिक्स्ड असेट्स प्लस कैश लूंगा प्लस स्टॉक लूंगा प्लस डेटर लूंगा। मैं बेसिकली यही असेट्स लूंगा। इसके अलावा कोई असेट्स है तो फिर मैं उसको अदर में ले लूंगा। छोटा छोटा लिख दूं उसको मैं थोड़ा सा। लक्ष्य डेटर प्लस कैश प्लस अदर, यहां ले लूंगा। इक्वल होना चाहिए कैपिटल, मतलब कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। और मैं असेट्स में ले लेता हूं, और सॉरी लायबिलिटी में ले लेता हूं मैं, और इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। इसमें ले लेता हूं खासकर मैं क्या? क्रेडिटर। और क्रेडिटर के अलावा मैं लूंगा तो अदर लायबिलिटी। अदर मैं सारा यहाँ लूंगा, ठीक है ना? क्योंकि बेटा पूरा बैफरकेट नहीं कर सकता, हर एलिमेंट का मैं यहाँ पर वो नहीं बना सकता, फॉर्मेट में नहीं ले सकता उसको। ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं मैच करा दूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करा दिया? मैच करा दूंगा। कहूं तो बैलेंस, या नहीं भी लोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है ना, नहीं लोगे तो भी काम चलेगा। चलिए, मैं हर एलिमेंट का आपको इंपैक्ट दिखा, हर ट्रांजेक्शन को पकड़ रहा हूं, और ट्रांजेक्शन जितना भी एलिमेंट है जहां जहां इंपैक्ट दे रहा हूं मैं दिखा रहा हूं। और ये बात आपको पता होना चाहिए। यहां वापस लिखता हूं, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपको पता है, ये हमारी इक्वेशन है। तो अल्टीमेटली बैलेंस है वो आपका इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल, दोनों साइड का, जीरो नहीं, इक्वल आना चाहिए। देखो, पहला ट्रांजेक्शन पकड़ लो, पहला ट्रांजेक्शन ले लो। पहला ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन आपका क्या बोल रहा है? सुमन डे कमेंस हिज बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग 5 लाख इन कैश। अब देखो क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका मतलब आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी 5 लाख से। ठीक है, यहां पर आपका प्लस कैश हुआ होगा, कितना बेटा बताओ? तो अल्टीमेटली बैलेंस अभी कितना है? 5 लाख का। मेरी बात क्लियर है? मैं एलिमेंट के नीचे वन बाय वन करके लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलो। इसके अलावा देखो क्या है, चाहो तो आप ऐसे टेबल भी बना सकते हो, लाइनिंग में भी लेके जा सकते हो। चलो मैं लाइनिंग ही बना लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? आप इसके क्या बना सकते हो? कॉलम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको इधर एक ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक जगह लेता हूँ, प्लस माइनस दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और एक कॉलम में और बढ़ा लूं यहाँ पर। एक, तो इस एक का इम्पैक्ट कहां पर आया होगा, मैं इसको हाईलाइट कर दूं। ठीक है, इसका इम्पैक्ट कहां है बेटा? कैश पर। ये थोड़ा सा कलर ज्यादा बेकार हो गया। ठीक है, इसका इम्पैक्ट कहां हो? कैश पर। ये रहा कैश, 5 लाख। क्या हो गया है? 5 लाख का इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और यहां पर इसका इम्पैक्ट आ गया 5 लाख का।
5 लाख का, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, इसको मैं चाहूं तो या बंद कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे एक के बाद लेंगे, पहले ट्रांजेक्शन क्या बंद करना है इसको, दूसरे पर। दूसरे ट्रांजेक्शन लगा गुड सोल्ड और क्रेडिट, आपने उधार पे माल बेच दिया, तो इसके दो एलिमेंट पर इंपैक्ट आया होगा। आपने माल बेचा है तो स्टॉक कम हुआ होगा, तो मैंने यहां दिखा दिया 80,000 माइनस 80,000 का, ठीक है। और क्योंकि आपने उधार में बेचा तो डेट बढ़ गया होगा आपका 80,000। तो यहां पर देखो तो कितना है बेटा, इसमें कुछ नहीं आएगा 80, यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अल्टीमेटली यहां देखो वो जीरो, और चाहो तो उसको बंद कर दो आप। यहां देखोगे क्या आएगा, अल्टीमेटली माइनस 80 प्लस 80, 5 लाख। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा दूंगा शॉर्ट में, यहाँ कितना रहा, 80K प्लस में 80K, और यहाँ 500K प्लस में। तो यहां पर बताओ क्या जीरो है, यहां पर 500K आ गया प्लस में, बाकी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो अल्टीमेटली यहां पर बैलेंस अभी भी 500K ही है, ठीक है। ये आपका बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या है, ही बोरो कितने 120 फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट 10% पर एनम पर, इसने लोन ले लिया। लोन ले लिया तो एक बात तो आपको पता लग गई होगी, लोन लिया है तो आपका कैश बढ़ गया होगा आपका 120 के, यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा अभी भी, ठीक है, यहां भी कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा इसका। तो यहां जब लोन लिया होगा तो साथ ही साथ यहाँ कैपिटल पर इंपैक्ट नहीं आया होगा, प्रॉफिट लॉस पर भी इंपैक्ट नहीं आया होगा, क्रेडिट पर नहीं आया होगा, लोन बढ़ गए होंगे। मैं लोन को यहां दिखा रहा हूँ 120 के प्लस में गया ये, और ये यहां पर भी 20 के। इसका बैलेंस निकालो, बैलेंस निकालो। तो जो कितना है, माइनस प्लस 80K है ये, प्लस 80K है ये, प्लस 500 है, और ये हो गया 620K, माइनस प्लस हो गया 500K, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ वहां प्लस 120K। अल्टीमेटली देखोगे तो आपको आएगा 620K प्लस में बैलेंस आपका, ठीक है ना। ये भी आपका बैलेंस हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड देख लो, ये थर्ड हो गया। फोर देख लो, फोर में क्या लिखा हुआ है, फोर में लिखा हुआ मिस्टर डे इनकर्ड 20,000 एज ए वेजेज, एज ए वेजेज मतलब मजदूरी चुका दी। तो मजदूरी चुकाया है इसका मतलब कैश गया होगा, तो माइनस कैश 20K का, बोलो हाँ है ना। और साथ के साथ आपका यहां पर एक्सपेंसेस हो गया होगा -20K, ठीक है। तो अब इसका फिर वापस बैलेंस निकालोगे आप, बैलेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है बताओ, यहां पर तो कोई इंपैक्ट आया नहीं, -80K ही रहेगा ये, प्लस 80K रहेगा, ये कितना हो जाएगा 20K, तो प्लस हो गया कितने का 600K का, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 500K ही रहेगा प्लस में, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर -20K हो जाएगा, ठीक है ना, बेसिस पे क्या खर्चा है अल्टीमेटली, और यहाँ पर 120K का प्लस में रहेगा, तो 120 हो गया 600K प्लस में, ठीक है। आओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का क्या बोल रहा है, फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन डे ओपन ए करंट अकाउंट विद ए बैंक बाय डिपॉजिटिंग। इन्होंने क्या किया है कि बैंक में अपना एक खाता खुलवाया है, ठीक है, और डिपॉजिट 2 लाख करा दी, तो कैश गया होगा, बोलो है ना। तो आपका क्या होगा, कैश गया होगा, तो -200K, और साथ के साथ आपका प्लस बैंक बढ़ गया होगा। ये कैश था, ठीक है ना, ये कैश था, और मैं इसको साथ में कैश वाले का ले लूं, बैंक वाले वाला ले लूं, है ना। वैसे मैं एक साथ ले रहा हूँ कैश एंड बैंक ना, तो प्लस कर दो 200K, तो यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा इसका, यहाँ भी कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा, ठीक है ना, यहाँ भी कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा, ठीक है। आप बैलेंस निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, इसका बैलेंस निकालो तो क्या आएगा,
क्या निकालेंगे बताओ? बैलेंस निकालोगे तो इसका क्या हुआ, -80K +80K, ये कितना है, +600 ही आएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, +500K ही आएगा यहाँ पर, -20K ही आएगा यहाँ पर बैलेंस में। यहाँ कुछ नहीं आएगा, +120K आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अल्टीमेटली 600K आएगा। ठीक है। क्या ट्रांजेक्शन आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो? बोलो, क्या आप इन चीजों को इस तरीके से देख सकते हो? यदि देख सकते हो तो क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाला है। इसकी प्रेजेंटेशन में किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं आता है। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? बस आपको ऐसे ही इंपैक्ट दिखाते हुए जाना है और लास्ट में इसको बैलेंस निकालते हुए चलना है। ठीक है, अल्टीमेटली आपका बैलेंस है, यही आपका चलता रहेगा, यही पैरामीटर्स है। इस तरीके से क्वेश्चन इसके डील होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, यहां पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है। मैं कुछ थियोरिटिकल बातें और करना चाहूंगा इसके साथ, क्योंकि अभी थोड़ा हम चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट का सेशन और बढ़ाएं इसको थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ऐसा ही है, कंसेप्ट पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस डालनी है आपको नॉर्मली प्रेजेंटेशन के साथ में, अदरवाइज आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं थोड़ा सा कुछ बातें करने वाला हूँ स्टडीमेट की तरफ से। स्टडीमेट में क्या होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, इस बात को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट का, जब आप कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आपको जो भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होगा, जैसे आपका सैप हो सकता है, टैली हो सकता है, नेविजन हो सकता है, यानी कि कंपनी पे डिपेंड करेगा कि आप इंडियन कंपनी में काम करो तो उसके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, फॉरेन कंपनियों की बात करते हो वहां पर अलग होते हैं, एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डिपेंड करेगा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो हमारे लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, हमारे इशू ये है कि जब भी आप अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप जो भी देखोगे तो उसमें आपको चार्ट ऑफ अकाउंट का नंबर का एक क्या मिलेगा, आपको इसमें एक टैब मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे बच्चे? एक टैब मिलेगा, एक आपको वहां पर एक आइकन मिलेगा। उस आइकन के अंदर जितने भी आपके लेजर्स होती हैं, जनरल लेजर देखा होगा, फर्नीचर का मशीनरी का है, प्लांट मशीनरी का है, डेटर्स का, डेटर्स में राम का है, मोहन का है, श्याम का, इस पूरी की पूरी लेजर ऑफ अकाउंट की लिस्ट होगी, उसी को बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो वहां पर चार्ट ऑफ अकाउंट बोलोगे, सर क्या है ये, आपको अजीब ना लगे, इसलिए इस बात को थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि जो लेजर अकाउंटिंग होती है, जो ट्रायल बैलेंस बनाते हो, याद हो तो आपको, तो ट्रायल बैलेंस में लिस्ट बाय लिस्ट आप क्या करते हो, डेटर क्रेडिटर ऐसे बनाते रहते हो, बोलो हाय ना। लेकिन वहां पर आप अलग अलग नहीं बनाते, एक ही डेटर का एक बना दिया आपने, क्रेडिटर का एक बना दिया आपने, लेकिन वहां पर आपके डेटर की भी एक सब लिस्ट होगी वहां पर ना। तो आपको क्या करना कि जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है उसमें सारे के सारे लेजर्स के क्या होंगे, नाम होंगे, समराइज होगा। आप जो भी चाहो आप सर्च करोगे, आपके उस लेजर का अकाउंट वहां पर ओपन होकर के आ जाएगा, उसकी डिटेल आपको ओपन होकर आ जाएगी। फिर आपको क्या निकालना है, फिर वो आपको उसके फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूं, क्या यार कि नोट जो रीड है उसको रीड करवा दो, क्या लिखा हुआ है। चार्ट ऑफ अकाउंट सीओए इज ए लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट है सारी लिस्टिंग होती है, मैंने सबकी लाइन बाय लाइन लिखे हुए होते हैं। ईच अकाउंट अकम्प्लाइड बाय द रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर मतलब आपको बताऊंगा आगे आगे कोडिफिकेशन, वो कोडिफिकेशन का पार्ट होता है। इज ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन टूल that provides a complete listing of every accounts in the general ledger of a company broken down in the सब कैटेगरीज स्पेशली। मैंने बताया ना जैसे डेटर है तो डेटर को भी सब कैटेगराइज किया गया है, जो आपकी एक लिस्ट है उस लिस्ट को सब लिस्ट किया जाता है। ठीक है ना, डेटर है आपका, क्रेडिटर है आपका, लिस्ट होती है। तो आपके प्लांट एंड मशीनरी पीपी है तो पीपी में भी अलग अलग होती हैं, उसके अंदर सब सब क्लासिफाइड होती है। उसमें डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पर एक असेट्स का कितना बाइफरकेशन जा सकता है, आप उसको बेटर तरीके से लेकर के जाओगे। ठीक है ना, ये आपको बेसिकली कॉर्पोरेट में काम आती है। हो सकता है कोई आपके इंटरव्यू पूछे चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट इज बेसिकली इज नथिंग बट इज ए लिस्ट ऑफ द ऑल जनरल लेजर अकाउंट्स। ठीक है ना, विद द कोडिंग। कोडिंग मतलब आपको क्या यूज किया गया है उसमें, आपको उसमें कोडिफिकेशन किया जाता है। कोडिफिकेशन का मतलब भी समझाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर भी है, क्या लिखा है, सेटिंग अप ए चार्ट ऑफ अकाउंट, ऑर्डरिंग ऑफ अकाउंट, डिजिग्नेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इसका मतलब। देखो ये होता है इसका मतलब। क्या सर नीचे जो कोडिफिकेशन दे रखा क्या फिक्स है? नहीं, नहीं। ठीक है, मैं कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के अंदर बेसिकली क्या था कि जैसे मान लो असेट्स हैं, जैसे आप जब कॉर्पोरेट जाओ ना आप ऐसा करोगे, 12,000 अकाउंट डेबिट टू 25517। नहीं,
517 ये होता है। 12,000 को डेबिट किया आपने और 23,517 को, समझ में नहीं आया होगा ना मैं क्या कह रहा हूँ। 12,000 डेबिट, इधर आ जाते हैं चलो। मैंने एक एंट्री क्या डाली मेरे बच्चे, मैंने एक एंट्री डाल दी 12,000 अकाउंट डेबिट 223,517। आप जो कॉर्पोरेट जाओगे, आपका कलीग बोलता है कि वो डेबिट किसको किया है, बोले 2,3,517 को। क्रेडिट किसको किया है, 12,000 को। अच्छा वो 12,000 नहीं जाएगा वो, अब 12,001 में जाएगा वो। तो बोला कि ये जो आपने डेबिट किया गलत किया है, वो 12,001 में जाएगा। ये क्या है, क्या हम वहां पर ऐसा नहीं बोल सकते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन 12,000 का मतलब है यहाँ पर बैंक का, बैंक जो बैंक अकाउंट है आपका, उसका जीएल नंबर है ये। क्या नंबर बेटा, जीएल। तो एक बैंक का जीएल डेबिट होता है और दूसरी जो अकाउंट है उसका जीएल क्रेडिट होता है। जैसे मैंने एंट्री डाल दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। अब कैश का जीएल मान लो 12,000 है, तो मैं कह रहा हूं टू 12,000, और सैलरी का मान लो है आपके पास 11,000, तो 11,000 अकाउंट डेबिट टू 12,000। तो वो समझ जाएगा कि 11,000 मतलब क्या है, 12 का मतलब क्या है, क्योंकि जीएल से चलते हैं, ठीक है ना, किस से चलते हैं, जीएल से एंट्री डलती है वहां पर आगे, ठीक है ना। तो ये जो है, जो आपके पास जो सीक्वेंस है, ये बता रहा है, जैसे मान लो हमने कोडिंग कर रखा कि भैया 1,000 से लेकर के 1999 यानी कि 199 तक जो अकाउंट आने वाले, जैसे कि 1,001, सॉरी 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,003 से लेकर के 199,999, यहां तक जितने भी जीएल यूज होने वाले हैं वो असेट्स के रेस्पेक्ट में होने वाले हैं। तो मान लो पीपी है, पीपी का मैंने जो नंबर है वो दे दिया, मान लीजिए जो पीपी है उस पीपी नंबर दे दिया 1500 1507। बैंक का है मान लो आपके पास क्या, 12,000, तो मैं 2,000, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, मान लो पीपी खरीदा तो 15,000, 1,507 अकाउंट डेबिट टू कर दूंगा मैं क्या, 1,200। ये क्या, पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। बात क्लियर है। जब कॉर्पोरेट में जाओगे तो जो एंट्रियां हैं जीएल के हिसाब से होती है, किसके हिसाब से बेटा, जीएल के हिसाब से। उसी को बोलते हैं कोडिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कोडिफिकेशन, ठीक है ना। तो यहां पर बता रखा कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जो असेट्स के जीएल हैं, जो कोड हैं, हम 1,000 से स्टार्ट करेंगे और 1,999 तक इसको खत्म कर देंगे। इसके अंदर जो कोड है ओनली फॉर जीएल रिलेटेड टू रिलेटेड टू रिलेटेड टू जीएल रिलेटेड टू असेट्स ओनली। जितनी भी असेट्स है उनका कोड इसी के बीच में जाएगा। अब ये है लायबिलिटी, जितने भी लायबिलिटी के जीएल होंगे उन सबका कोडिंग इसके बीच में आएगा। इक्विटी के कोडिंग इसके बीच में जाएंगे, रेवेन्यू के कोडिंग इसमें जाएंगे, कॉस्ट गुड्स सोल्ड के इसमें जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस के इसके बीच में जाएंगे, इसके अदर रेवेन्यू के जाएंगे। ये सारे क्या है, उन्होंने जीएल नंबर दे रखा कि इसके बीच में जो सीरीज है, ये सीरीज आपकी असेट्स की रहने वाली है, ये सीरीज आपकी लायबिलिटी की रहने वाली है। यानी कि हमने कोड डिसाइड कर दिया, इसको बोलते हैं कोडिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमने दे दी है, जैसे देखो यहां दे रखा है असेट्स का कोड दे दिए, यहां से यहां तक लायबिलिटी दे दी, ये आप लोगों ने कोडिफिकेशन कर दिया इसका। जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको ज्यादा चीजें बेहतर समझ में आएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये एग्जांपल दे रखा है, बाइफरकेट कर रखा है, ये यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, चीजों को यहाँ पर समझा रखा है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है आपको जानता है, एक ट्रांजेक्शन इंपैक्ट डबल जगह डालना है आपको अकाउंटिंग में, उसी को हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हम जनरल लेजर गोल्डन रूल के बारे में बात करेंगे, वो अपन नेक्स्ट सेशन में इसकी चर्चा का विषय बनाएंगे, ठीक है।